वैक्सीन ईएनटी डिपार्टमेंट का ईयर का एक कॉमनेस्ट सिम्टम ओटिक प्रोराइटिस मतलब इंटेंस इचिंग इन ईयर। माइल्ड से लेकर सीवियर तक इचिंग एक सिम्टम है जो बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है। इचिंग से दिक्कत नहीं है, इचिंग करने से कॉम्प्लिकेशन आती है बहुतों में, और आए दिन ऐसे देखने को मिलता है। या तो फ्रंकल डेवलप कर गया या कान से कुछ डिस्चार्ज हो रही है और वो बोलेगा क्या, इचिंग हो रहा था, कान में कुछ किए थे इसलिए ऐसा होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इचिंग क्यों होती है, क्या रीज़न होती है इचिंग होने का। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला न्यूरोलॉजिकल जो सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल मतलब कि जो यहाँ पर सेंसरी नर्व है, जैसे पहले ये आप ईयर जानते होंगे, ये है पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसके बारे में हम स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में बताए थे आपको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यहाँ के बाद ये मिडिल ईयर का पार्ट, यहाँ से ऑस्ट्रिचियन ट्यूब, मैलस इंकस स्टेप्स बोन, दिस इज द मैलस बोन, दिस इज मैलस बोन, दिस इज स्टेप्स बोन, and here semicircular canal, and this is the cochlea, and here sensory hair cells and vestibulocochlear nerve। इसमें जो इचिंग जो होती है, उसका इचिंग का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सटर्नल ईयर से होती है। मिडिल ईयर से बहुत रेफर माइल्डली इचिंग की बात होती है, लेकिन मेन जो इचिंग होती है वह एक्सटर्नल ईयर से। कैसे? यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक भी होता है। तो अगर जैसे एक बताया ना, पहला जो बताया था न्यूरोलॉजिकल, तो इसमें सब मेरे को यहाँ की बात हो गई। क्यों होता है इचिंग, इचिंग के पीछे क्या रीजन? सबसे पहला, अगर इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में यहाँ पे अगर हेयर है, स्मॉल हेयर, या हेयर बेंड कर गई, सपोज दैट हेयर लॉन्ग होकर के इससे जाकर टच कर रही है, तो हेयर के कारण भी कई बार इचिंग की प्रॉब्लम आने लगता है। दूसरा, वैक्स, अगर वैक्स रिमूव हो रही है, वैक्स वहाँ पर ड्राई हो रही है, उसके कारण भी इचिंग होता है। नेक्स्ट, सेरुमेन जो होता है वो वैक्स, यहाँ वैक्स को ही बोलते हैं हम एक तरह से, लेकिन उसमें क्या होता है कि उससे फ्लूइड मटेरियल है, उसके कारण भी इचिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट, डीएस्क्वामेशन, अगर बहुत ज़्यादा अगर स्किन का सेल अगर या ड्राई अप होता है तभी उस केस में इचिंग होती है। विटामिन ए डिफिशियंसी से यहाँ पर का जो स्किन का सेल है उसमें ड्राई अप ज़्यादा होती है, इसके कारण भी इचिंग होती है। विटामिन B3 के डिफिशियंसी से भी इचिंग डेवलप होता है। इसके बाद अगला, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो या फंगस का इन्फेक्शन हो अगर सपोज दैट इसमें, तो उसके कारण भी ईयर में इचिंग होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे फरंकल है, उसके इन्फेक्शन में, या उसका अगर इन्फेक्शन ठीक होते रहता है तो लेटर स्टेज में भी इचिंग डेवलप होता है, ये मालूम होगा आपको। अगला आता है एलर्जी। बहुत सारे ऐसे एलर्जी कंडीशन होता है जिसमें हिस्टामिन का सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ जाने से, हिस्टामिन से ही हो वहाँ पर क्या होता है, माइग्रेट करता है न्यूट्रोफिल, उसके कारण वहाँ पर इचिंग डेवलप होती है। कभी कभी अर्टिकेरिया के केस में वहाँ भी इचिंग, कोई केमिकल अगर बाय द वे अंदर चला गया, अंदर भेजते हैं, उसमें भी इचिंग होता है। सोप है, सोप का वाटर है, वह सब भी अगर चला गया तब भी उसकी वजह से इचिंग होती है। यानी या फिर फॉरेन बॉडी, यानी कि अगर यहाँ पर इचिंग में देख रहे हैं हम लोग कि कुछ एजेंट भी है, फंगस भी है, इस तरह से क्या होता है ना कि वहाँ पर इचिंग डेवलप होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डिसऑर्डर्स, कभी कभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन हो जाता है, आउटवार्ड रिट्रैक्शन, इनवार्ड रिट्रैक्शन, इसके कारण यहाँ पे नर्व में इरिटेशन होती है, इसके कारण भी इचिंग डेवलप करता है। मिडिल ईयर में प्रॉब्लम होता है, या फिर किसी पेशेंट का टिम्पैनिक में परफोरेशन है, तो परफोरेशन के केस में भी इसके मार्जिन से इरिटेशन होती है और उसकी वजह से भी इचिंग डेवलप करता है। लेकिन वहाँ पर इचिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि इचिंग जब भी करते हैं तो कार्टिलेज एरिया में करते हैं, बोनी एरिया में इचिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि बोनी एरिया होता है अंदर की तरफ दर्द होता है, तो 1/3 पार्ट जो होता है आगे वाला
तो 1/3 पार्ट में ही इचिंग कर सकते हैं। 2/3 पार्ट जो होता है बोनी एरिया, इसमें इचिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, दर्द करेगा, इसलिए ज़्यादा इचिंग यहीं पर होती है। वहाँ पर इचिंग होबो करता है तो क्या होता है, पेनफुल होता है। तो इधर में होता है जो इचिंग होगी लेकिन पेन नहीं होगा, और बोनी एरिया में दर्द होगी। नेक्स्ट जो रेफर पेन, कभी कभी रेफर इचिंग होती है, वो मेंटल इयर्स वजह से होती है। कुछ जो इचिंग होता है साइकोलॉजिकल होता है, जैसे कि मान लीजिए दूसरों को देख लिया इचिंग होती है, उसकी वजह से अपने भी वो इचिंग करने लगते हैं। तो इस तरह से इचिंग के बारे में कई ऐसे इटियोलॉजी आपको मिला जिसकी वजह से इचिंग डेवलप होगी। अब बात आते हैं इचिंग का सिम्टम। इचिंग का सिम्टम नहीं होता है, इचिंग खुद अपने आप में एक सिम्टम है। इसमें अगर देखेंगे तो ईयर में आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि डिस्चार्ज होते हुए मिल सकता है, मे बी, जरूरी नहीं है। दूसरा क्या होता है, साइन में जब हम लोग ओटोस्कोप से देखते हैं और इसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ क्रस्ट कभी कभी मिलता है। यहाँ पे कोई क्रस्ट मिलेंगे, व्हाइट क्रस्ट या ब्लैकिश क्रस्ट, ब्राउनिश क्रस्ट, पर्पल क्रस्ट, येलोइश क्रस्ट। तो ये सबसे क्रस्ट जो होता है वो चिपका रहता है वहाँ पर उसके साथ, इसके कारण भी वहाँ पर इचिंग अपीयरेंस होती है। या डायरेक्ट अगर वैक्स का साइज अगर बड़ा रहेगा, जैसे कम्पैक्ट वैक्स अगर बड़ा रहेगा तो उस केस में आपको दिखाई देगा, लेकिन वही वैक्स आपको अगर यहाँ पे रहेगा तो दिखाई देगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि छोटा छोटा वैक्स जो होता है ना, अपने आप जैसे खाना चबाएंगे कोई भी खाते हैं तो अपने आप को डिस्चार्ज होते भी रहता है ना। तो इस तरह से क्या होना कि साइन मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। इचिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो इचिंग करने की वजह से यहाँ का सेल में इरोजन होगी, सेल डिस्ट्रक्शन होगा, हेयर डिस्ट्रक्शन होगी, और उसके कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो सकता है, पस का फॉर्मेशन हो सकता है इसमें, या कोई भी ऐसा अगर एजेंट हो सकता है इसमें आसानी से इन्फेक्शन कर सकता है इसमें जाकर के। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर इचिंग करने की वजह से सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या कोई हो सकता है कि जिस चीज़ से इचिंग कर रहे हैं हो सकता है उसके सहारे इन्फेक्शन जा सकता है, हम नहीं जानते हैं कि उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो माचिस का जो तिल्ली है उसके जिधर फास्फोरस है उधर से लोग क्या करते हैं, इचिंग कर देते हैं। तो ये सब जो होता है इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन का कारण हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बस कुछ नहीं करते हैं, ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन से देख लेते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं, देख एग्जामिनेशन का पूरा पता लगा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर मैनेजमेंट। इचिंग हो रही है तो मरीज बार बार चाहेगा कि हमको इचिंग करे, क्या करना चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को एक बार दो बार हम लोग क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। तो ईयर वॉश करने से क्या होता है, इचिंग जो था नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से इचिंग के लिए हम बात कर लेते हैं, इचिंग के बाद उसका लोग वॉश कर देते हैं, वॉश से ठीक हो जाती है। लेकिन अवॉइड करेंगे कि कान में कुछ करे नहीं, किसी तरह का ऑयल वगैरह नहीं डालना है उसमें, है ना, कोई केमिकल यूज नहीं करना है। अगर इचिंग अगर एलर्जी वगैरह से हो रहा हो तो उसमें लोग क्या करेंगे, एंटी एलर्जिक ड्रग्स देंगे, एविल दे सकते हैं, सेप्टिजन दे सकते हैं, लिवो से दे सकते हैं, अगर बाय द वे एलोपैथी देना चाहते हैं तो। होम्योपैथी में इसके लिए अच्छी दवा है, इसमें लोग कलकेरिया आयोड चलाते हैं या फिर काली आयोड चलाते हैं इसमें लोग। ये सब दवा हम लोग अच्छा नेट्रम्यूड है, फिर उसका इचनेसिया इसमें देते हैं हम लोग, इसमें सैलेसिया है, या फिर मर्क्सोल है, या फिर क्रियोजोट है, पेट्रोलियम है, डलकामार है, ग्रेफाइटिस है। तो ग्रेफाइटिस भी चला सकते हैं, पेट्रोलियम भी दे सकते हैं, है ना, या फिर डलकामारा भी दे सकते हैं, या फिर अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग नेट्राम्यूर, इस सब से कुछ दवा हम लोग चलाते हैं जिसके बाद हम लोग पेशेंट को ठीक करते हैं। और अगर ड्रग डालना चाहते हैं तो होम्योपैथिक में आता है मूलन आयल करके आता है, जिसको हम लोग उसमें डाल सकते हैं। ये था मेरा ओटिक प्लूराइटिस। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।